नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित सोमानी, इचलकरंजी तहसील माहेश्वरी सभा की ओर से आयोजित इस ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तहसील सभा के डायनामिक अध्यक्ष श्री बालकिशन जी टुवाणी के नेतृत्व में आज की ज्वलंत समस्या कोरोना महत्वपूर्ण जानकारी इस व्याख्यान में दी जाएगी। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, बीमारी का कोई निश्चित इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। दवाई न मिलने के पीछे कोरोना वायरस का म्यूटेशन यानी कि इसका निरंतर बदलता स्वरूप यही सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में सरकार की तरफ से पूर्ण कोशिश हो रही है, आवश्यक सेवा सभी प्रतिनिधि दे रहे हैं। इस महामारी से अपने को लड़ना है तो हर व्यक्ति को अपनी संपूर्ण योगदान देना होगा। सामान्य व्यक्ति को योगदान देना होगा, तो क्या खबरदारी लेनी चाहिए, यही सब जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं डॉक्टर वरुण बाफना और डॉक्टर मनीषा शेट्टी। डॉक्टर वरुण बाफना के सुपरिचित डॉक्टर अशोक जी बाफना के सुपुत्र है। इन्होंने नारायण हृदयालय बेंगलोर से DNP की सुपर स्पेशलिटी डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में काफी काम किया है। उनकी सभी तरह की बीमारियों के ये विशेषज्ञ है। आज के अपने दूसरे स्पीकर है डॉक्टर मनीषा जी शेट्टी। इन्होंने BAMS DMLT किया हुआ है। जूनियर कॉलेज में स्टूडेंट काउंसलर तथा कोऑर्डिनेटर के रूप में ये कार्यरत है। इचलकरंजी पालक शिक्षक संघ में इनका काफी योगदान रहता है। अब अपन बढ़ते हैं आज के व्याख्यान की ओर। वरुण सर, वेलकम सर। हाँ सर, दिख रहा है सर। आपने डिसेबल्ड किया है, पार्टी से स्क्रीन शेयरिंग करना है मुझे। राठी सर, स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ, हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू माहेश्वरी समाज जो मुझे इधर मौका दिया बोलने के लिए, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने उमेश चंद जी राठी जी सर को और बालकिशन टुवाणी सर को, और मेनली अपने कमल जी किशोर राठी जी और ललित सोमानी सर, जिन्होंने मुझे पूछा कि हमें बोला एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी से थोड़ा बहुत डिस्कस करने का। जो हम लोग अभी CPR में काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। अपने पास टाइम कम है, थोड़ा सा शॉर्ट में अपन फास्ट जाएंगे। आप अपन सब लोग आज साथ में क्यों आए हैं आपको पता है? बस ये एक ही आदमी की वजह से शायद, या ये कंट्री की वजह से, वुहान, और वो वहाँ का स्टेट है, वहाँ पे वहाँ से अपने को ये बीमारी मिली है, वो है कोरोना। लेट्स से वेबिनार की तरफ से मैं थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश करूंगा कोविड-19 के बारे में। क्या है कोविड-19? आज भारत का जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट आज का, अपने पास 33,000 से ज्यादा पेशेंट्स डायग्नोस हो चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा चल रहा है, आसपास 10,000 टच हो चुके हैं, और महाराष्ट्र में 450 के आसपास मौतें भी हो चुकी है। तो अभी बेसिकली कोरोना का मतलब क्या होता है? कोविड-19 स्टैंड्स फॉर क्या है, नाम कहाँ से आया है? वो बेसिकली CO कोरोना का वर्ड यूज किया गया, VI वायरस को लिया है कोविड में से, और D बोल तो डिजीज, और ये दिसंबर 2019 में आया था, इसलिए इसको कोविड-19 ऐसा नाम दिया गया था। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारी, यूजुअली पहले सार्स बोल के आई हुई है, इसके अलग अलग म्यूटेंट्स है। ये काफी 2001 से चालू हुई है, फिर बीच में 2012 में भी मर्स बोल के मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आई थी, और ये एनिमल से फैलने वाली बीमारी ऐसा लग रहा है शुरुआत। इसका थोड़ा सा वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा बेसिकली ये क्या रहता है। कोरोना जो वायरस अपन देख रहे हैं सब लोग, इसके अंदर ये वायरल जेनेटिक मटेरियल रहता है, जो मटेरियल मल्टीप्लाई करके म्यूटेशन करता है, जो अपन सर मैडम ने भी डिस्कस किया था। उसके बाहर कवच रहता है प्रोटीन का, जिसके कारण कोई इसको जल्दी अटैक नहीं कर सकता है, और उसके बाहर और एक एनवलप बोल के कवर है। 3 कवर से कवर रहने के कारण कोरोना को जल्दी मारना मुश्किल हो रहा है। तो
तो ये पूरा प्रोटीन स्पाइक्स रहते हैं जो बाहर दो दिख रहे हैं आपको, ये सब इसमें ये प्रोटीन स्पाइक किसी चाबी के जैसे रहते हैं जो जाके बॉडी के रिसेप्टर्स को जाके अटैच होते हैं। ये दो प्रकार के रहते हैं, एक एनर्जी देने वाला रहता है और एक जाके उसको अटैच होने वाला रहता है, जिसके कारण क्या होता है आरएनए मटेरियल जो म्यूटेशन करने वाला मटेरियल है वो चले जाता है अंदर बाहर। जैसे आदमी खांसता है, छींकता है, ये बहुत जो छींकने के बाद जो वायरस का मटेरियल है वो अपने सांस लेते वक्त या कुछ खाते वक्त वगैरह नाक में से मुंह में से जाता है और ये जैसे बॉडी के लंग्स में जाता है और वहां पे जाके ये अटकने की, जैसे मैंने बोला एक चाबी है वो अपने ताले को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, रिसेप्टर बोलते हैं हम लोग उसको, वहां पे जाके ये अटकता है वायरस, और ये वायरस जैसे ही अंदर म्यूकस में से चले जाता है, अंदर घुस जाता है, और जैसे ही ये अंदर जाता है उसका मटेरियल जो आरएनए मटेरियल है वो वहां से निकल जाता है बाहर, ये जो आप देख रहे हैं वायरल मटेरियल, और ये जाके पूरा इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है, ये मल्टीप्लाई करके बढ़ाता है इन्फेक्शन। इसका पहला केस अपने को पता है वुहान में दिसंबर में मिला था 2019 में, उसके बाद यूएस में मिला जनवरी में, फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये फैलता गया। ये बेसिकली एयरबॉर्न डिजीज है, सांस लेने से, हवा में से फैलता था ऐसा बोला गया था शुरुआत में। इसके कारण जैसा आप खांसते हो, छींकते हो, कुछ मटेरियल जो निकल के गिरता है टेबल पे वगैरह वो उस पर कभी भी हाथ लगा और मुंह के पास अपन जैसे ही लाते वो सब वापस नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू चले जाता है, इसलिए हाथ धोने का इंपॉर्टेंस बताया गया। ये ब्लड में से जाने की शक्यता बहुत कम है। इसका कोरोना अपने को इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में फैल चुका है, अभी एक दूसरे से जल्दी फैलता है, तो इसलिए अपने को इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये क्यों फैलता है, ये जैसे मैंने आपको बताया, कोई स्नीजिंग करता है, कॉफ करता है, ड्रॉपलेट्स सलाइवा में से निकलता है, इससे ये फैलता है, जिसके कारण ये बीमारी बढ़ सकती है। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते, पैंडेमिक मतलब क्या है, पूरी बीमारी पूरी दुनिया में फैलती है इसलिए उसको पैंडेमिक शब्द यूज किया गया। हिस्ट्री में क्या हुआ था, यूजुअली 1918 में पहली बार पैंडेमिक एक 3 से 4 साल के लिए आया था, ये पूरे वर्ल्ड में घुमा था, यहाँ से करीब 50 से 100 मिलियन लोग मरे थे इस एपिडेमिक में, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में। ये की फोटो है, बात हुआ 1950 निकला, उसके बाद डेथ रेट काफी कम हो गया था। ये जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगा ये आगे बढ़ते जा सकता है। इसका क्या सिम्टम्स रहता है यूजुअली, जैसे अपने को सभी को पता है, बुखार, सर्दी, खांसी, बिना बलगम वाली ज्यादा खांसी और सोर थ्रोट या धाप लगना, ये ज्यादा कॉमन सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स अपन कॉमनली देखने मिलता है। ये कैसे दिखता है देखेंगे अपन अभी। यूजुअली सिम्टम्स में आपको समझ में आएगा, कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो रहते हैं वो यूजुअली देखो, बुखार आने पर अपने को ध्यान रखना है, सबसे कॉमन है 99% बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कफ होने लगता है, ड्राई कफ जिसको ज्यादा बोलते हैं कॉमनली, छाती में एकदम टाइटनेस होने लगता है, यूजुअली सर्दी अपनी कंटिन्यूस चालू रहती है, या सर दुखता है कंटिन्यूस जो रूटीन टैबलेट से रिलीव नहीं होता है, या निमोनिया, ऐसा कुछ हुआ तो अपने को ध्यान रखने की पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोना वायरस है। ये जो सिम्टम्स मैंने डिस्कस किया आपसे, आपको सब कॉमन ध्यान रखना है। फीवर, कफ और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज रहेगा तो आपके अपने पास के डॉक्टर्स को जाके मिलना तुरंत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको अवॉइड कैसे कर सकता हूँ, मैडम ने काफी मेरा काम हल्का कर दिया है, मैडम ने काफी चीज बता दी है। जो सबसे कॉमन मैंने बताया, मैडम बोल रहे थे वॉश योर हैंड्स, मैंने आपको बताया क्यों हाथ धोना है, क्योंकि जैसे आप छींकते हो या कुछ भी करते हो, हाथ अगर पास में रहेगा वो इन्फेक्शन अपन टेबल पे रखते हैं, वो टेबल से कोई और हाथ लगा दिया तो वो इन्फेक्शन नाक के थ्रू जा सकता है। कम से कम 20 सेकंड तक हाथ वॉश करना है, एटलीस्ट 60% अल्कोहल का सोप रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या सैनिटाइजर रहेगा तो बेटर रहेगा। कफ करते वक्त या स्नीज करते वक्त एक टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर एकदम क्लीन रहना चाहिए हमेशा, यार स्पेक्टेकल्स, मोबाइल ये अपन यूजुअली क्लीन नहीं करते, ये साथ में क्लीन करना इतना ही जरूरी है। घर में आइसोलेट होकर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग में एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस अपने को रखना जरूरी है। ये देख सोशल डिस्टेंसिंग बोल तो क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए मुंह, अपन सब लोग पहले रावण के मुंह का देखा था, सब 10 मुंह एक साथ रहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करने के बाद ये लोग भी दूर दूर चले गए हैं, तो अपने को भी वो चीज ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। दूसरा चीज मैंने आपको बताया, मैडम ने हाथ धोने के बारे में टेक्निक्स बहुत अच्छी तरह बताया, ये बेस्ट टेक्निक्स है। दूसरा मैंने कफ के बारे में आपको बताना था, कफ करते वक्त कभी भी आपका पूरा हाथ
ऐसा पास में लेके पूरा कव करना, जिसके बाद आजू बाजू वो बाजू में गिरना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको टिश्यू लेना चाहिए, टिश्यू लेने के बाद उसको अपने को देखना चाहिए। एक सेकंड के लिए एक सवाल है कि अस्थमा का पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए, और अपन सब्जी, फुटवेयर, ये सब सामान का बारे में कैसे सावधानी करें? सर अपन क्वेश्चंस को लास्ट में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस नहीं, आप कंटिन्यू किए। अपने को गिफ्ट मिला एक 10 मिनट का टाइम मेरे ख्याल से, जिसमें सवाल ये है कि बग दूध खाते समय कैसे करें, और अस्थमा के बारे में डिस्कशन बता। दूसरा, डस्टबिन में फिर फेंकना है, हैंड या वॉश, ये 3 सबसे ज्यादा जो अपनी लाइफ सेविंग रहेगा इस बीमारी से अपने को लड़ने के लिए। इसके बाद अपन टेस्ट किस लोगों का करना है, जैसे मैंने बताया जिसको रेस्पिरेटरी इलनेस है, जिसको दम लगता है ज्यादा, जिसकी कोई पुरानी बीमारी नहीं है, या बीमारी अपना अस्थमा का अगर है और वो रूटीन ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रहा है, तो उस लोगों को चेकिंग करना जरूरी है। जिसको खांसी ज्यादा है उसको चेक करना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है लॉकडाउन मतलब आपको सभी को पता है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, अति आवश्यकता रहेगा तो ही बाहर जाना है आपको। ये अभी तक तो 3 मई तक है, अभी आगे का पता नहीं है फिलहाल। डिस्टेंस 3 फीट रखना है आपको, हाइजीन मेंटेन करना है, पूरा वही है मेनली सब चीज। अभी जैसा सब्जी और इसके लिए देयर आर नो चेंजेस डाइट वाइज। मैडम ने बोला जो हाई इम्यून डाइट करने वाली चीजें वो लेना जरूरी है। जो फल फ्रूट खाना बहुत जरूरी है आपको। अच्छा कुक्ड फूड खाना है, घर का रॉ फूड नहीं खाना है डायरेक्टली। जब भी सेफ्टी टिप्स क्या है, आप मटेरियल ग्रोसरी खरीदने जाते हो, जब भी आप एक ट्रॉली भी पकड़ते हो तो ट्रॉली को आपको क्लीन करना जरूरी है, या आपको हैंड वॉश करना जरूरी है, या ग्लव्स पहनना जरूरी है। सर अपने पास टाइम लिमिट बहुत मिल गया है, अपने को एक गिफ्ट मिला इस पे, तो आप शांति से बोल सकते हैं। ओके सर, तो अपने को फूड सेफ्टी के टिप्स जो है बहुत ध्यान से देखना है। बेसिकली अपन मॉल्स में मतलब जाके, अभी समझो डीमार्ट जाके आप सब्जी ला रहे हो तो क्या करते हो, ट्रॉली जब पकड़ते हो वो क्लीन रहना चाहिए, सैनिटाइज से क्लीन करना चाहिए हैंडल को एटलीस्ट, नहीं तो आप ग्लव्स पहनना चाहिए। और जैसे ही कोई अगर डिलीवरी बॉय आपको ला के दे रहा है सामान तो उसको बाजू में रखने के लिए बोलना चाहिए। उसको पैसे देने का टेक्निक मतलब अलग तरीके से अलग बाजू में रखना है, या ट्रांसफर ऑनलाइन करना चाहिए। ऐसे जैसी सब्जी आएगी खोलने के बाद पहले उसको सब क्लीन करना जरूरी है। प्रैक्टिस नॉर्मल सेफ फूड हैंडलिंग लाइक सेपरेटिंग मीट एंड पोल्ट्री, जैसे बोला कोई भी सब्जी वगैरह सबको अच्छी तरह साफ धो के अपने को लेना है। कोई भी फ्रूट कोई भी वेजिटेबल आप खा सकते हो, लेकिन अच्छा क्लीन होके आपको वो लेना है। और हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी वो जो मिथ्स चल रहा है इसके लिए क्योर क्या है, फिलहाल ये एक म्यूटेंट वायरस है, इसके पास अभी अपने पास कोई क्योर नहीं है। वैक्सीन इन प्रोसेस है डेवलपिंग होने के लिए, लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यूजुअली कैसे एंटीबायोटिक यूजुअली इसमें काम नहीं करता है। रेगुलर रिंजिंग ऑफ नोज विद सलाइन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। लोगों को लगता है कि मैं हैंड ड्रायर्स यूज करके मैं वायरस को किल कर सकता हूँ, ये हो नहीं सकता है। तो वायरस गर्मी में भी घूमता है, पसरता है, तो ऐसा नहीं कि ये क्लाइमेट में नहीं जाएगा, ये थोड़ा बहुत फैलता है इस क्लाइमेट में। बीमारी पेट्स में ट्रांसमिट होएगी कि नहीं होएगी ये अभी किसी को पता नहीं है। गर्म पानी से नहाने के बाद डेफिनेटली अच्छा रहता है, लेकिन वो बीमारी फैलती कि नहीं ये अपन बोल नहीं सकते अभी। और जो अभी बहुत सारा मिथ है कि शावर लेते हैं वो हाइपोक्लोराइड का, सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह का जो शावर ले रहे हैं वो अभी प्रूवन नहीं है। वो शावर ले लिया मतलब इन्फेक्शन चले गया, ऐसा प्रकार नहीं है। हैंड वॉश को कोई रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं है। दूसरा, पेशेंट्स लोगों के लिए बहुत ध्यान देना जरूरी है। आप लोग बिल्कुल क्राउड प्लेसेस में जाना अलाउड नहीं है। कोई भी पेशेंट को मास्क पहन के ही बाहर कोई हॉस्पिटल में जाना है तो कंपलसरी है। पेशेंट को एजुकेट करना जरूरी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, क्राउड्स में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके घर पे रहने की कोशिश करिए, और कुछ भी लगेगा तो डॉक्टर को फोन पे या वीडियो कॉलिंग पे अपन उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंडशेक ये सबसे बड़ा था, सब कॉमनली था, मैडम ने भी बताया। अपने इसमें नमस्ते का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड करा गया। मैं ये बोलना चाह रहा था, जब ठाकुर से मांगा गया था ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो ठाकुर ये अपने लिए नो है। अपन नो हैंड शेकिंग का फॉलो करेंगे। ये जो है ये वीडियो डालने की कोशिश करी, ये सभी को पता रहेगा नहीं शायद कि ये वीडियो पिक्चर में अभी रिवील हुआ था कि एक्चुअली इसकी एंडिंग
पिक्चर की ऐसी थी, उसमें अमिताभ बच्चन नहीं मरना चाहता था लेकिन उसको क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए लास्ट मोमेंट पे वो चेंज कर दिया गया था। बोलने का मतलब है कि हर बार हैंड शेक करके ही सॉल्व होगा इशू, ऐसा नहीं है। आपके सेवियर्स कौन है आपको सभी को पता है, सबसे आपके लोग हेल्थ वर्कर्स है, पुलिस है, एम्बुलेंस है, जो वर्कर्स ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो सभी लोग अपने सेवियर्स है। बिफोर वी स्टार्ट अवर डे ऑल एवरीबॉडी इज ऑन देयर टोज। ये सबसे बड़ा 5,500 बेड का हॉस्पिटल स्पेन में तैयार कैसे गए, सब लोग एक बंकर्स में तैयार कर रहे हैं हॉस्पिटल जैसा जरूरत है। इंडिया में यूजुअली अपना रेलवेज में आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह भी तैयार हो रहे हैं। अपन यहाँ पे सीपीआर में थोड़ा सा कन्वलेसेंट प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा रिसर्च वर्क में काम कर रहे थे सब लोग। बेसिकली कन्वलेसेंट प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब भी ब्लड रहता है, ब्लड का एक घटक रहता है, सफेद ब्लड बोलते हैं उसको, प्लाज्मा बोला जाता है। ये घटक में कैसा रहता है, बॉडीज में जब भी इन्फेक्शन वाला पेशेंट रहता है उसके अंदर एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, और ये एंटीबॉडीज अपन पेशेंट को क्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये उसकी स्पेशल मशीन रहती है, उसको ऑफरेसिस मशीन बोलते हैं, जो भी सीपीआर में अवेलेबल है। इसके लिए पूरा टीम यूजुअली रहता है। सीपीआर में हमारी पूरी टीम है, इसमें हमारे साथ फिजिशियन की टीम है, बेसिकली डॉक्टर विजय बर्गे हैं, पूरी टीम हमारे ब्लड बैंकिंग की पूरी टीम है, डॉक्टर राजेंद्र मदने और उनकी टीम है जिसका ये प्रोसेस में काम कर रहे हैं। ये पूरी हमारी टीम की फोटो है जहाँ पे हमने इस पेशेंट का अभी 3-4 दिन पहले ही प्लाज्मा लिया था। ये पूरी टीम है, ये डॉक्टर विजय बर्गे हैं, डॉक्टर शीतल है, और ये पेशेंट था, ये टेक्नीशियन है जिसने हमें ये मशीन पे, जो स्पेशल मशीन अवेलेबल है सिर्फ पूना के बाद कोल्हापुर में ये मशीन अभी अवेलेबल है, इससे अपन प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं और ये ट्रीटमेंट के लिए शायद हेल्पफुल होगा, ये हमें उम्मीद है। दूसरा अपने पे ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट्स अपने घर पे भी बहुत लोग हैं, कोई आके घर पे केयर दे रहा है आप लोगों को, तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल हेल्थ केयर में वेरी क्लियर गाइडलाइंस है कि इन्फेक्शन कैसे अवॉइड किया जाएगा। उनको भी स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल्स करना चाहिए। जो बाहर से शायद डॉक्टर आए, नर्सेस आए, जो भी टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट आए आपके घर में, उनको क्लीनलीनेस स्ट्रिक्ट फॉलो करना है जैसा आप फॉलो करते हैं, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, अपने को पता नहीं है कि कैसा इन्फेक्शन फैल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एनी इश्यू कंसर्न अपने डॉक्टर से करना जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, जब तक उनके फिक्स डेट्स नहीं आ रहे या फॉलोअप के लिए नहीं बुलाया जा रहा है तो उनको घर से बाहर निकलना नहीं है। और सोनोग्राफी के लिए भी एक फिक्स डेट्स अपने को फिक्स डॉक्टर से कंसल्ट करके यूजुअली 12वें हफ्ते में 20, 28, 36 ऐसे वीक्स पे ही करना है, जहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट प्लान चेंज होगा, नहीं तो सब फोन कंसल्टेशन करके आपको ट्रीटमेंट फोन पे लेना है। फॉलो अगेन सोशल डिस्टेंसिंग इज ओनली द प्लान क्योर। इसमें भी पॉसिबल हो सके अपॉइंटमेंट्स वीडियो कॉल करके ही लेने की कोशिश करें, अपॉइंटमेंट से ही जाने की कोशिश करें, कम से कम हॉस्पिटल विजिट्स दें। यूजुअली अपना का आपको ध्यान रखना है, जो हार्ट के पेशेंट्स है, जो रीनल पेशेंट्स है, जो लंग के पेशेंट्स है, जो कैंसर के पेशेंट्स है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एंजाइटी या फियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको घर पे रह के इस बीमारी से डट से अपने को लड़ना है, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, क्राउड में नहीं जाते हुए, ये बीमारी से आपको बिल्कुल आएगी नहीं ये बीमारी। तो ये जितने भी सब बीमारी है, जैसा भी आपने बोला में रहोगे तो इससे अपने को बीमारी आपको नहीं आएगी। ये बाहर जाने से फैलती है बीमारी, और ये अपने को घबराना किस लोगों को बेसिकली ज्यादा रहेगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अब 50-55 एज के, उनके लिए बहुत हाई रिस्क हो रहा है ये बेसिकली, क्योंकि उनके पास अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग का प्रॉब्लम है, इनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा तरह से फैलती है, निमोनिया बढ़ सकता और ये घातक हो सकता है। इसलिए एंजाइटी कब करनी है, किसको करनी है, आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आपको एक आपके फैमिली डॉक्टर से तुरंत बात करना चाहिए। तो अपन क्या करना चाहिए, प्रेजेंटली घर पे रहिए, प्रे टू द गॉड व्हाट बेस्ट वी कैन डू। कितना भी माउंटेन ड्यू पी लो, जब भी डर लगता है तो हनुमान जी याद आते हैं, वैसी बात है। बट इफ एनी मोर क्वेश्चंस रहेगा, आप कभी भी अपने कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर्स
और इनसे अपन कोऑर्डिनेट करेंगे। ये एक रिसेंट में बहुत लेटेस्ट अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ था। बेसिकली ब्रायन वॉश एक अच्छा बीबीसी में फ्यूचर ऑफ लॉकडाउन के बारे में बताया था या कोरोना के बारे में बताया था। थ्रू आउट हिस्ट्री नथिंग हैज किल्ड मोर देन ह्यूमन बीइंग्स देन इन्फेक्शियस डिजीजेस। दुनिया में अभी तक जितने भी मौत हुई है, सबसे ज्यादा मौत एक इन्फेक्शन के कारण ही हुई है। कोई वॉर में इतने लोग नहीं मरे, कोई लड़ाई में इतने लोग नहीं मरे, कोई दूसरे कारण नहीं मरे, लेकिन सब इन्फेक्शन। जैसे मैंने आता था 1918 में भी मरे थे लोग 50 से 100 मिलियन, पोलियो के कारण भी ये बहुत बस रहा था। ये सब चीज इन्फेक्शंस के कारण है। अपने को प्रिकॉशंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कोविड-19 shows how vulnerable we remain and how can we avoid similar pandemics in the future। तो अपने लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अपने को अभी कैसे रहना है, जिसके कारण अभी आगे, क्योंकि कोरोना कोई एक दिन में कम होने वाला है नहीं। लॉकडाउन खुल भी जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म हो चुकी है। बीमारी फैल सकती है। बीमारी का रिस्क जब तक है, जब तक आपका वैक्सीन तैयार नहीं होता है। तो इसलिए अपने को बहुत मेंटेन करना जरूरी है। पोस्ट लॉकडाउन आपको क्या मेंटेन करना है, वही चीज जो आज आप कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको एकदम हाइजीनिक साफ सुथरा रहना है, हाथ साफ धोना है, छींक आने पे रुमाल नहीं तो टिश्यू यूज करना है, नहीं तो आपके एल्बोज यूज करके आपको ज्यादा पसरने से रोकना है उस चीज को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ भी सिम्टम्स रहेंगे तो डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना है आपको। 24/7 हेल्पलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, इसका उपयोग करना है। जो चीज नहीं करना है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, सबको मिलना, हैंड शेकिंग नहीं करना है। जो हाथ इधर उधर लगने के बाद मुंह पे, नाक पे, कान पे नहीं लगाना है, जिसके कारण ये कोरोना फैल सकता है। ये कोई भी दूसरी बीमारी कल चल के ऐसे आएगी, वो ऐसे ही फैलती है। जो कॉमन प्लेसेस क्राउड, जैसे मॉल्स हो गए, आपके थिएटर्स हो गए, सोशल गैदरिंग्स हो गए, जिसमें मैंने बोला सोशल डिस्टेंसिंग ऑफिस मेंटेन करना आपको कंपलसरी रहने वाला है। इसके बाद भी ट्रैवलिंग अननेसेसरी, जहाँ पे जरूरी नहीं है, बिल्कुल आपको ट्रैवल नहीं करना है कम से कम, और आगे काफी टाइम के लिए। ये आपको जैसे मैंने प्रिकॉशंस वाली चीजें बताई है वो फॉलो करना स्ट्रिक्टली जरूरी है। एयर बाय कफ और स्नीज होते हैं, आपको कैसे प्रिवेंशन करना है। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो है, हैंडशेक अवॉइड करना है। इसके आगे अपने को कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, मास गैदरिंग में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल शादी ब्याह वगैरह में भी बहुत कम से कम लोगों को इनवाइट करेंगे, कम से कम साल 2 साल, ये मिनिमम मेरे को लगता है। ऐसा आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। कोई भी मंदिर की चीजें रहेगी, रिलीजियस मैटर रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा मत, तो टाइमिंग के हिसाब से डिवाइड करके जाइए, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। और सिंपलिसिटी लाइफस्टाइल, ये अपने को कोरोना ने अच्छी तरह सिखा दिया कि बहुत कम चीजों में अपन अच्छी लाइफ रह सकते हैं। अपने लिए बहुत ये हाई फाई चीजें कुछ जरूरी नहीं है, तो शो ऑफ करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ये बीमारी आज नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद भी कभी भी किसी को आ सकती, और ये घातक रहेगी जब तक अपना वैक्सीन नहीं होता। आज इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। हमने प्लाज्मा पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा इज नॉट ए ट्रीटमेंट, सिर्फ बफर टाइम के लिए, जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होता है। ये हमको डेवलप करना है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, हम लोग एक बोलते हैं यूजुअली कोई हॉस्पिटल में आया तो कैसा रहता है, जैसे हम लोग एग्जामिनेशन कभी करते हैं किसी का, तो हम लोग देखिए, अगर बैक्टीरियाज या वायरसेस अपने को जो विजिबल नहीं रहते हैं, दिखते नहीं हैं, तो आप लोग अगर ऐसा दिखते रहे तो कैसा रह सकते हैं। पूरे बॉडी से कोई बाहर से आया, उसके पास पूरे इन्फेक्शन है। मैंने एक डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, मैंने जेब में हाथ डाला पेन ढूंढने के लिए कुछ, या थर्मोमीटर टेम्परेचर देखने के लिए, जैसे मैंने स्टेथोस्कोप लगाया, वही इन्फेक्शन कैसा होगा, मैं इधर उधर फैल रहा है, मैंने हैंडशेक किया है, इसके बाद ये इन्फेक्शन कैसा, अगर जब दिखने लगेगा तो कैसा होगा, और मैंने हाथ नहीं धोए। ये सभी के लिए लागू होता है। वॉशिंग योर हैंड्स इज कंपलसरी। हैंड वॉश नहीं करने, अपन इधर टिश्यू ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, आजू बाजू इन्फेक्शन हो रहा है। मैं मेरे डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, सिस्टम पे बैठने की देख रहा हूँ, फाइल्स को हाथ लगा रहा हूँ। इन्फेक्शन ये कैसा फैलता है, जैसे मैंने बताया, मुंह पे, नाक पे हाथ नहीं लगाना है। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि ये इन्फेक्शन वहां पे जाता है। ऑफिस मिलना है, हैंडशेक कर रहे हैं, इन्फेक्शन एक दूसरे को हम लोग फैला रहे हैं। ये बहुत रिडिकुलस लग रहा है, गलत चीज। अगर ये बैक्टीरिया दिखते तो ये कितना गंदा दिखता था, ऐसा अपने को देखने मिल रहा है। इसलिए वॉश योर हैंड, इट जस्ट मेक्स सेंस डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। अपन कल की उम्मीद, 3 तारीख की उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन और बढ़ाया जाए।
we are not shocked with any of the things. डरिए मत, घर पे स्टे होम, स्टे सेफ. हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग 1 फोन अवे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा. ग्रुप बहुत अच्छा मीटिंग लाठी सर ने किया है, जिसके कारण आप कुछ भी कोऑर्डिनेट करेंगे वो अपन सब अब आगे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो थैंक यू वेरी मच. कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी रहेगा, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी पर्सन एनी टाइम. थैंक यू सर. थैंक यू रेड्डी सर. रेड्डी सर. हेलो सर. हेलो सर. आवाज. हाँ जी, थैंक यू. इचलकरंजी तहसील माहेश्वरी सभा, उसके जो अध्यक्ष महाशय हैं बालकिशन जिटवानी, जो सचिव है कमल किशोर जी, हमारे सहकारी हैं जो उमेश भाई राठी, डॉक्टर ललित सर, और सभी इस वेबिनार में उपस्थित हुए हमारे भाई और बहन. ये इचलकरंजी तहसील ने एक बहुत ही अच्छा उपक्रम किया है कि जो हमें एजुकेट करने के लिए है कि पहले सीक्वेंस ऐसा था कि वरुण सर पहले डिसीज की इंफॉर्मेशन देंगे और बाद में जो कुछ भी मैं उसके लिए केयर करना है उसकी जो जानकारी है वो दूंगी. पर अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम पहले उसकी जो कुछ भी हमें केयर करना है इस टाइम पे उसका हम डिटेल में देख लेंगे. एक बात तो पता है कि अगर ये कोरोना का डिसीज अभी लॉकडाउन खुला भी थोड़ा कंट्रोल में आया, फिर भी ये हमारा जो पुराना वाला नॉर्मल लाइफ था वो हमें वापस नहीं मिलने वाला है. हमें न्यू जो है वो नॉर्मल हमें हमारे लिए बनाना है, क्योंकि आगे चलते ये अभी जैसे कि ललित सर ने बोला कि अभी ये म्यूटेटिंग हो रहा है विषाणु, हर रोज नए कुछ लक्षण दिखा रहा है या फिर कुछ तो चेंज हो रहा है. तो आगे चल के हमें पता नहीं है कि ये 6 महीने के बाद में कैसे होगा, 2 महीने के बाद में कैसे ये रिएक्ट करेगा. ये तो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ मतलब पैंडेमिक है, महामारी है कोविड-19 में. ये इसके लिए हमें सबसे पहले है अब अगर किसी के साथ में हमें युद्ध करना है तो 2 पैंतरे हमें अपनाने पड़ते हैं. एक है उससे फाइट करो, अगर हमारे पास हथियार है तो फाइट करो, अगर नहीं है तो हमारा बचाव करो. हमारे पास हथियार नहीं है मतलब हमारे पास अभी मेडिसिन नहीं है, हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, तो हमें उसके साथ में हमें फाइट करने के बजाय हमें हमारा बचाव करना है. जैसे कि हमारे यहाँ सेइंग है कि सर सलामत तो पगड़ी 50, या फिर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे. इस वजह से हमें बचना ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है. ये करने के लिए हम डायरेक्टली उसके पास जाएंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिस वजह से हम ये कोरोना वायरस से, अभी वो कोरोना एक फैमिली है, ये वायरस का नाम अभी है SARS-CoV-2. उसमें और भी उसके कोई कजिन से 6 साल बाद में कोरोना का और कोई भाई बहन आएंगे और वो भी फिर से हड़कंप मचाएंगे, हमें हमारे यहाँ दहशत फैलाएंगे. तो हमें ये रूटीनली डे टू डे लाइफ में हमें जो कुछ भी चीजें करनी है वो हम देख लेंगे. सबसे पहला है पर्सनल केयर या अपने फैमिली का केयर. जब भी हम लॉकडाउन में हैं अभी तो हम बहुत ही सुरक्षित हैं, तो हमें वो अपनी पर्सनल केयर क्या करनी है. दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग या पर्सनल डिस्टेंसिंग, और तीसरा है हमारा थ्रू आउट अभी लॉकडाउन में भी और बाद में भी हमारा लाइफस्टाइल, खान पान या आयुर्वेद की हिसाब से जो कुछ भी हमें दिनचर्या या ऋतुचर्या करनी चाहिए वो हम 3 स्टेप्स में देख लेंगे. सबसे पहले है पर्सनल केयर. पर्सनल केयर का मतलब इसमें भी स्टेप्स हैं. पर्सनल केयर लेने के सबसे पहला और अहम जो चीज हमें करनी है वो है हैंड हाइजीन. हाथ की हमें सफाई करनी है, और वो भी जो बोला कोई भी साबुन या पानी उसके घोल से हमें हाथ की सफाई करनी है. उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा एंटीबैक्टीरियल साबुन चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको याद होगा एक टीवी पर एड आती है लाइफ बॉय की, जो कैंप में बच्चे रहते हैं और वो हाथ धोते हैं. तो उनमें से एक बच्चा है बंटी, वो गाना गाता है धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ करके, और उसके साइड में तब तक 3-4 बच्चे हाथ धो के जाते हैं और एक बच्ची आके बोलती है बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या. तो अभी यही टैगलाइन हमें फॉलो करनी है, यही टैगलाइन हमें ध्यान में रखना है. बच्चों को भी सिखाना है कि अपना साबुन स्लो है
इसलिए 20 सेकंड तक हमें साबुन से हाथ धोना ही है। जल्दी में ऐसे हाथ साबुन लगाया और पानी से धोया, ऐसा नहीं है। मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, 7 स्टेप टेक्निक है। सबसे पहले साबुन हाथ में लेना है, हाथ गीला करना है, हाथ को ऐसे ऐसे हमें रब करना है, साबुन का झाग बनाना है। उसके बाद में पिछले साइड पे ऐसे करना है, और साथ में अगर मैंने काउंट किया है, अगर 5 बार में हम धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धो, ये गाना अपन 5 बार में बोले तो ये 20 सेकंड हो जाते हैं। हमें बच्चों को ऐसे ही सिखाना है, 5 बार ये गाना गाओ, तब तक धोते रहो। ये दूसरी साइड पे करना है। उसके बाद ऐसे हाथ धोना है, और उसके बाद ऐसे हाथ धोना है, बचा अंगूठा, और बाद में ये सब धो के हमें पानी से हाथ धोना है। ये टेक्निक हमें डेली बेसिस पर यूज करना ही है। साबुन कौन सा है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। साबुन और पानी का घोल ये सबसे अच्छा अभी कोरोना के लिए कारगर साबित हुआ है। अगर अपने पास में साबुन अभी नहीं है तो हमें सैनिटाइजर यूज करना है। जो सैनिटाइजर की बोतल है मेरे पास, हमारे यहाँ घर पे बड़ी बोतल है, क्योंकि मेरी लेबोरेटरी है, मुझे लगता है तो हम होलसेल में खरीदते हैं। आप इससे छोटा भी खरीदो भी चलता है। ये ऐसे लेके हाथ पे लेके पूरा ऐसा रब करना है। अल्कोहल बेस्ड कोई भी सैनिटाइजर हमें यूज करना है। जो कोई भी एक्सपोज्ड पार्ट है हमारा, सब जगह हमें सैनिटाइजर लगा के हमारा हाथ सूखा लेना है। 2 सेकंड में ये सूख जाता है। सैनिटाइजर है, ये 2 चीजें हमें हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करनी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम अगर एक बार हाथ धोए तो उसके बाद में अगर बाहर जाए या फिर घर में भी इधर उधर करें तो भी हमें बार बार अपने फेस को, आंख में ऐसे हाथ नहीं करनी है, नाक को हाथ नहीं लगाना है। हमें आदत रहती है जब हम खाली बैठे रहते हैं तो हम अपने चेहरे पर बहुत बार हाथ लगाते हैं, तो ऐसे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और वो डायरेक्टली अपने म्यूकस मेम्ब्रेन के या फिर कॉर्निया में जाके डायरेक्टली उसकी एंट्री शरीर में हो जाती है। तीसरी बात है मास्क पहनना। मास्क पहनने में टेक्निक है, ऐसे पकड़ के मास्क ऐसे ऐसे लगा के ऐसे पहनना है। बिल्कुल भी कुछ भी पार्ट यहाँ से खुला नहीं रहना चाहिए, पूरा पैक होना चाहिए। बहुत सारे लोग मास्क ऐसे पहनते दिखावे के लिए, ऐसे पहनना नहीं है। जब भी बाहर जाओ घर के अपने हमें मास्क पहनना है, और एक बार मास्क पहनने के बाद में किधर भी टच नहीं करना है। जितनी देर आपके चेहरे पर मास्क है, आपको चेहरे पर हाथ नहीं लगाना है। मास्क निकालते वक्त भी टेक्निक है, ऐसे मास्क नहीं निकालना है। रबर है, उसको पकड़ के हमें मास्क यहाँ से निकालना है। और मास्क कॉटन का हो, कोई भी N95 मास्क हमें लगता नहीं है, कोई सर्जिकल मास्क हमें नहीं, 2 लेयर वाला कौन सा भी कॉटन का मास्क हमें इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये धोने के लिए सादे साबुन के पानी से और डेटॉल के पानी से धो दीजिए और धूप में सुखा दीजिए 5-6 घंटे, वो वापिस आप यूज कर सकते हैं। अगर धूप नहीं है, अगर बारिश के दिन आएंगे धूप नहीं रहेगी तो इस्त्री करिए, और वो भी आपको नहीं है तो कुकर में डाल के 5 सीटी देना है उसको। ये करने से भी ये डिसइंफेक्ट हो जाता है और बार बार अपन एक ही मास्क यूज कर सकते हैं। 2 या 3 सेट में मास्क रखिए, बाहर जाते समय मास्क हर रोज पहनना चाहिए। हमारे यहाँ भारत में मास्क पहनने के लिए बहुत जोर दिया है। पहले की जो गाइडलाइन थी WHO की, उसमें मास्क पहनने पर जोर नहीं था, पर हमने मास्क पहना, इसलिए हमारा बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल में है। मुझे, अगर मैं कैरियर भी हूँ तो भी मेरे वजह से दूसरे को नहीं होता है, और मैं अच्छी हूँ तो भी दूसरे का इन्फेक्शन मुझे नहीं होता है। डुअल, दोनों भी मास्क पहने तो ये डुअल प्रोटेक्शन होता है, और वो बहुत ही जरूरी है। अब ये होने के बाद में हमें दूसरी तरफ जाना है कि घर की सफाई कैसे करें, क्योंकि अभी तो कोई हमारे यहाँ हाउस हेल्प नहीं आ रही है, हमारी मेड्स नहीं आ रही है, हमारे वॉचमैन नहीं आ रहे हैं घर पर, या फिर हमारा ड्राइवर, माली या फिर लॉन्ड्री वाला कोई भी घर पर नहीं आ रहा है। जब वो आएगा तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। लॉकडाउन खुलने के बाद में तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये लाइजॉल है, सबको पता है लाइजॉल, ये जैसे ही कोई भी डिसइंफेक्टेंट, इससे हमें फर्श दिन में 2 बार पोंछनी ही है। एक ढक्कन, इसके ऊपर जो ढक्कन रहता है, ये ढक्कन से नाप कर आधा बाल्टी में 1 ढक्कन डालो तो वो सफिशिएंट हो जाता है, और उससे हमें फर्श धोनी है।
फर्श धोने के बाद में ये सबसे कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और सरफेसेस पर बना रहता है, वो वहीं पे रहता है, वो निकलता नहीं है वहां से। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, इसमें आपको नहीं दिखेगा, ये आला का ब्लीच है, रिन आला ब्लीच, आप देख सकते हो इस पे रिन आला लिखा है, ये रिन आला का ब्लीच है। 1 ढक्कन ये ब्लीच और 10 ढक्कन पानी लेके मैंने ये घोल बनाया है और ये स्प्रे करना है। और आपको बाहर के डोरबेल से, डोर हो, कुछ भी हो, सरफेसेस, टेबल टॉप्स हो घर के, वो सभी आपको दिन भर में 2 बार में साफ करने हैं। जब भी लॉकडाउन खुले, अभी 1 बार हम कर सकते हैं। उसके बाद में सभी फोन है अपना लैंडलाइन का, वो भी साफ करो। कपड़े धोने के लिए हमें डेटॉल का ही, ये ऐसा डेटॉल या सैवलॉन का जो घोल आता है, कपड़े बाहर से आने के बाद में गुनगुने पानी में कपड़े भिगोना है और उसके बाद में हमें उसे 10 मिनट तक, आधा घंटे भिगोने के बाद में धो डालना है। मोबाइल, वॉलेट सभी सैनिटाइजर से हमें साफ करना है। बाहर जाते समय छोटी सैनिटाइजर की बोतल हमें साथ में लेके जाना है। दूसरा पॉइंट है अभी सोशल डिस्टेंसिंग। जब भी हमारा ये हो जाए, निकल जाए, खुल जाए हमारा लॉकडाउन, तो हम ज्यादा इसमें आ जाएंगे धोखे में, मतलब हमें ज्यादा उससे धोखा रहेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग 3 फीट की दूरी सबसे रखनी है, 1 मीटर या 3 फीट की दूरी। हमारी भारतीय संस्कृति में हम हस्तांदोलन नहीं करते हैं, शेक हैंड नहीं करते हैं, तो हम नमस्ते बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, तो वही सबसे अच्छा तरीका है। हम गले नहीं लगते हैं, हम पैर छूते हैं, वही सबसे अच्छा तरीका है। और बाहर जाते समय आपको अगर चश्मे नहीं है तो भी आप 0 नंबर का चश्मा लगा सकते हैं, क्योंकि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्टली अपने आंखों में ना चला जाए। आफ्टर लॉकडाउन ज्यादा हमें केयर करनी है। सब ऐसे ताक में है कि कभी लॉकडाउन खुले और मैं जाऊं बाहर और मैं ये गोलगप्पे खाऊं या फिर मैं चाट खाऊं, तो सबसे पहले मॉल में जहां बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे, हमें तो मंदिरों में भी जाना टालना चाहिए, या फिर जहां पर भी यहाँ सिनेमा घरों में जाना, ये सभी हमें टालना चाहिए। हमें घर में बना शुद्ध खाना ही खाना चाहिए, बाहर का कुछ खाना नहीं खाना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ भी आयुर्वेद में हेल्दी फूड करके या फिर इम्यूनिटी बूस्टर, हम जो कुछ भी खाना पीना है वो हमें खाना चाहिए। ये तीसरे मुद्दे पर हम आ गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको 2 फीट की, 1 फीट की दूरी, 3 फीट की दूरी है, 1 मीटर की दूरी संभालनी है। और तीसरा ये है कि हमें घर में बना शुद्ध खाना ही खाना है। खाने में दिन में हमें एक्सरसाइज कंपलसरी करना है, आधा घंटा प्राणायाम करना है, उससे फेफड़ों को ताकत मिलती है। 5-6 ग्लास कम से कम पानी पीना है, उसमें नींबू शरबत पी सकते हैं, आम पन्ना, कोकम शरबत, नारियल पानी, कुछ भी आप पी सकते हैं। जी टाइम झाली का? टाइम झालाय का? हो, झालाय. 2 मिनिटांमध्ये वाइंड अप करू का बंद करू? 2 मिनिटं. हाँ चालेल, ठीक है, थैंक यू। हफ्ते में 1 बार तो हमें इडली डोसा जैसे ये फर्मेंटेड फूड खाना है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स रहता है। हम वेजिटेरियन लोग हैं तो वेजिटेरियनों में अभी हमें बी कॉम्प्लेक्स कम मिलता है, तो ये फर्मेंटेड खाना खाना है। कमजोरी लगे तो डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह से ही कोई बी कॉम्प्लेक्स की या आयरन की टैबलेट लेने, अपने आप कुछ नहीं लेना है। सब्जियों में सभी तुरई, भिंडी, लौकी, बैंगन सभी सब्जियां खानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें हाई प्रोटीन डाइट रखना है। जैसे पनीर का कुछ भी आप करो, पनीर के पराठे करो, आलू पनीर करो, मकई पनीर करो, या फिर कुछ भी उससे करो, पालक पनीर करो, पर पनीर हमें सबसे ज्यादा खाना है। पनीर या फिर दूसरी बात है, हमें खाना है टोफू, जो सोयाबीन से बना पनीर रहता है। और जो भी दालें या फिर जो कुछ भी चवली, मूंग, राजमा, छोले, चने, ये भी बहुत मात्रा में हफ्ते में 3 बार खाना है। साइट्रस फूड खाना है, संतरी, मौसम्बी, नींबू जैसे, जिसमें विटामिन ज्यादा रहता है। और च्यवनप्राश जैसे हमें खाना है, दिन में 1 बार तो च्यवनप्राश हमें खाना ही है, क्योंकि उसमें ना सिर्फ आंवला रहता है, तो उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें औषधि द्रव्य रहते हैं। डायबिटिक लोग हैं वो भी शुगर फ्री च्यवनप्राश खा सकते हैं। मैं एंड में यही बोलना चाहूंगी कि सफलता कभी हमें एक दिन में नहीं मिलती है, पर अगर हम ठान ले और उसकी तरफ बढ़े तो हमें एक दिन सफलता जरूर ही मिलती है।
इन दिनों में हम किसी का हाथ थाम कर नहीं चल सकते हैं, फिर भी हाथ अगर हम नहीं थाम सकते हैं तो भी किसी का साथ हमें नहीं छोड़ना है, सबको साथ में लेकर हमें जी हमने अभी आधा तो देख लिया है कि हमने जब भी लेना है पर्सनल केयर, वरुण सर ने भी जैसे बोला है कि हाथ का धोना और हैंड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब भी आप दूसरा एक दो क्वेश्चंस आए उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि क्वेश्चन ऐसे आया है कि हमें बाहर से अगर दूध सब्जी फल आते हैं तो उनको कैसे साफ करके खाना है। तो सबसे पहले हमारे घर में एक ऐसा कोना हमें रखना है कि जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली ना आती हो फिर भी वो बाजू में हो, तो ऐसे कोने में लाके सभी पहले सबसे एक पेपर हमें ये करके सभी वस्तुएं उस पे निकाल लेनी चाहिए। फल और सब्जियां धोने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले, उसमें गुनगुना पानी ले और उसमें एक तो विनेगर या फिर खाने वाला मीठा सोडा, ये दोनों में से एक कुछ तो हमें उसको मिला के वो उसको उसमें मिलाना चाहिए। 1 चम्मच बड़े से बर्तन में गुनगुने पानी में 1 चम्मच खाने का सोडा या 2-3 चम्मच विनेगर मिला के उसमें फल सब्जियां सभी 10-15 मिनट भिगो के रखना है और उसके बाद में निकाल के हमें उसे सुखाकर पोंछकर सुखाकर फ्रिज में रखना चाहिए। जो कुछ भी हम किराना लाते हैं, जो कुछ भी हम वस्तुएं लाते हैं बाहर से जैसे कि दाल चावल वगैरह रहते हैं, तो वो भी लाने के बाद में अगर हम अगर हम वो भी लाते हैं, लाने के बाद में जो कार्टन्स रहते हैं मतलब बॉक्स पैकिंग रहता है वो आप पूरी तरह से पोंछ करके साबुन के गुनगुने पानी से पोंछ के धो के वो सुखा के वापस ले सकते हैं। या फिर अगर ऐसे पॉलिथीन में अगर बंधे कुछ हो तो वो एक प्लेट में निकाल के वो धूप में 3-4 घंटे मतलब जो चावल दाल या फिर मूंग वगैरह जो सब रहते हैं वो आप सुखाकर ले सकते हैं। जो फल सब्जियां रहती है वो हम धो सकते हैं, जो शाक सब्जी रहती है वो 7-8 घंटे वैसे ही रहने दें और उसके बाद में हम उसे तुरंत ही उसी दिन उसका इस्तेमाल करके वो हम खत्म करें। जो कुछ भी फल सब्जी रहती है वो हम बाद में खा सकते हैं, पर शाक सब्जी रहती है उसको हम बाद में खा नहीं सकते, इसलिए उसी दिन तुरंत उसको हम ऑडिओ कोणाचं तरी चालू आहे, मला खूप हमिंग येते। ओके हाँ थैंक यू। जो शाक सब्जी है वो हम तुरंत ही खत्म कर दें। दूसरी बात है दूध की थैलियां कैसे हमें ये करना है। दूध की थैली सीधे सीधे पकड़िए और गुनगुने पानी में 10-15 मिनट उसको रखिए। वो हम जो बर्तन धोने का जो साबुन रहता है, और वो मैं तो खुद ऐसा करती हूँ, बर्तन धोने का साबुन से वो पूरी बैग रहती है वो पूरा घिस के लेना है और 10-15 मिनट वैसे ही छोड़ना है और उसके बाद में वो धो के आना है। प्लास्टिक पे वायरस ज्यादा देर तक रहता है ऐसा संशोधन है। अभी तो सभी कोई भी कोरोना के बारे में जो भी वक्तव्य है वो थोड़े 2-3 दिन बाद में बदल जाता है, तो हमें सभी लेवल से केयर लेनी चाहिए। प्लास्टिक है वो डिस्पोज कर देना है, बंद डिब्बे में डाल के वो हमारा जो कचरा है उसमें उसको डाल के वो हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। हम देख रहे थे कि जैसे कि देखा कि हमने 2-4 बातें छूट गई थी क्योंकि जल्दी में वरुण सर को ज्यादा टाइम देना था, वो टेक्निकल बातें। अभी भी हमें वरुण सर को वापस देना है क्या ऑडियो? उमेश भाई, उमेश भाई। हाँ बोला मैडम। हमें वरुण सर को ऑडियो देना है वापस। हाँ वापस देना मैं देता हूँ। आपका हो गया तो अब मैं वरुण सर को देता हूँ, आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी दे दीजिए। उनका शायद आ रहा है पीपीटी, तो वो वापस आए हैं लाइन पर, तो मतलब ये ऑनलाइन आए हैं तो आप वो उनको दे दीजिए। क्लियर हो गया क्या? जी पॉइंट्स तो बहुत सारे छूट गए क्योंकि हमें 10 मिनट में वो लेना था, फिर भी ऐसा है कि अभी वरुण सर का खत्म होने के बाद में अगर टाइम बच कर लेंगे मैम, अब 5 मिनट्स तक अभी टाइम है हमारे पास। हाँ वरुण सर को बाद में कंटिन्यू करवा देंगे। जी थैंक यू। जो हम खाने पीने में देख रहे थे वही हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बीमारी है वो
4 दिन में, 10 दिन में या महीने भर में जाने वाली नहीं है। ये इसको जब तक इसके ऊपर इलाज नहीं निकलता, कोई दवाई नहीं निकलती या वैक्सीन नहीं निकलता, उस तक ये नहीं जाएगी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण 2-4 बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें घर का बना ताजा शुद्ध खाना ही खाना है। बाहर जाके गोलगप्पे खाना है, भीड़ भाड़ की जगह में जाना है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर लॉकडाउन खुले भी तो भी हम हमारे पुरानी, पहले जैसे बोला कि पुरानी जिंदगी में हम वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वायरस तो जाने वाला नहीं है जल्दी से, तो फिर हमें ही उसकी केयर लेनी चाहिए, बचाव हमें ही अपना करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो पूरे दुनिया में देखा हमने कि ऐसा ग्राफ जा रहा है कोरोना का, और इंडिया में बिल्कुल ऐसे जा रहा है स्लैंटिंग। इसका एक मेरे हिसाब से एक है, ये है कि मुझे लगता है ऐसे कि हमारी जो भारतीय खान पान की पद्धति है, हमारा भारतीय जो हमारा कल्चर है, उसमें उसके मूल बसे हुए हैं। हमारा जो भारतीय सिस्टम है, हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ने सभी खाने पीने की चीजें दिन में ही, मतलब हमारे खाने पीने में ही औषधि इस तरह से इनकॉर्पोरेट की है कि हमें पता भी नहीं चलता है। हम दिन में हमेशा हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, खाने में अदरक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी इम्यूनिटी बूस्टर्स है। हमारे बहुत सारे खाने में नींबू जाता है या फिर नींबू पानी भी हम अलग से पीते हैं, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। हम बहुत सारे, मतलब मेरे ख्याल से तो भारत के 50% लोग तो बिल्कुल च्यवनप्राश का रेगुलर रूप से सेवन करते हैं। तो च्यवनप्राश एक ऐसी वयस्थापन औषधि है, वयस्थापन मतलब वो हमें बूढ़ा नहीं होने देती, जल्दी मरने नहीं देती, इसका वो अर्थ है, वो है इसलिए। और उस च्यवनप्राश में पर्टिकुलरली जो कि पिपली और पिपरामूल जैसे द्रव डाले हैं, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ही पर्टिकुलरली करते हैं, असर करते हैं। तो जब भी आम च्यवनप्राश डेली बेसिस पर खाते हैं तो च्यवनप्राश हमें एक तो आंवले के सही गुण देता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से हमें बचा के रखता है। ऐसा नहीं है, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि हम च्यवनप्राश खाएं तो उससे कोरोना मरेगा। कोरोना तो मरेगा तब उसके लिए जब भी उसके ऊपर संशोधन होगा या फिर उसकी दवाई निकलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें कोरोना के पीछे नहीं भागना है, हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के पीछे भागना है। हम जो हमारे जब भी अभी पूरे दुनिया के डॉक्टर्स है वो कोरोना के ऊपर केयर ले ही रहे हैं, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है कोरोना की, हमें हमारी चिंता करनी चाहिए। जिस चीज से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे और हम लंबी उम्र जी सकेंगे, उसके पीछे भागना है। तो ये सभी खाने, मनीषा 3 मिनट पकड़ो, ये खाने, जी हाँ, खाने पीने की सभी चीजों पर हमें ध्यान देना है। खाने में जैसे मैंने पहले भी बोला है, प्रोटीन की मात्रा हमारे खाने में बहुत ज्यादा रहनी चाहिए, इसका मतलब है और जो भी सब मूंग वगैरह है उसके साथ में पनीर भी खाना है। और दूसरा केयर जो लेना है हमें, वो है कि दिन में 3 बार खाना ही है, हमें उपवास कभी भी नहीं करना है इस टाइम पे। अगर हमें कुछ भी उपवास वगैरह करना है तो ये सभी क्लियर हो जाने के बाद में हम कर सकते हैं। हमें उपवास नहीं करने हैं, 3 बार में इत्मीनान से खाना है, सभी नाश्ते और 2 सुबह का खाना, शाम का खाना पूर्ण रूप से लेना है। बीच में हमें फल फ्रूट सभी खाना है, संतरी, मौसम्बी, ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो भी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, तो वो भी खाने हैं। और उसके साथ में बाकी के सभी जो फल, अभी तो आम का सीजन है, मिलता है तो वो भी खाना है, या फिर बाकी चीकू है या फिर तरबूज है या कलिंगड़ है, सभी जो कुछ भी हमें मिलता है वो सभी फल फ्रूट डेली बेसिस पर खाना ही है। और उसके साथ में थोड़ा रायते भी खाने हैं, मतलब ककड़ी या टोमेटो और उसके कोशिम्बीर, क्योंकि वो रफेज भी उससे हमें ज्यादा से मिलेगा। जो कुछ भी नॉर्मल डाइट है वो 2-3 बार में हमें दिन भर खाना ही है। तली हुई चीजें बहुत कम करनी चाहिए, डेली बेसिस पर हमें तला हुआ चीज कुछ नहीं खाना है, हफ्ते में 1 आध बार हम खा सकते हैं, पर तली हुई चीजें और बेकरी प्रोडक्ट्स वो उससे थोड़ा सा अभी तो दूर ही रहना है। जैसे कि गर्दी वाले ये है, मतलब बाहर जाके, मतलब मॉल में जो खाने पीने के ठेले रहते हैं वहां पे बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि वहां का पानी और अन्न शुद्ध नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से मेरा टाइम। महेश, इचलकरंजी तहसील माहेश्वरी सभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपका
उपस्थिति का दिल से आभार मानता हूँ। कोरोना की इस विषय पर डॉक्टर बाफना जी तथा मनीषा जी ने सटीक विवेचन दिया है। इसका हम सबको निश्चित फायदा ही होगा। आप सभी उपस्थितों का मैं पुनश्च आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर बाफना जी और मनीषा जी ने अपना अमूल्य समय देकर हमें उपकृत किया है, उनका तहे दिल से आभारी हूँ। कोरोना के इस कठिन समय में सभी डॉक्टरों ने, सफाई कर्मचारियों ने, पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के लिए काम किया है। मैं उन्हीं सभी का तहसील की ओर से हार्दिक आभार मानता हूँ। इस कार्य के लिए उमेश जी राठी, डॉक्टर ललित जी सोमानी ने विशेष परिश्रम करके सफल बनाया है। उनका आभार आप सभी की ओर से करना चाहता हूँ। तथा एक विशेष ये है कि आज हमारे उमेश का वार्ड दिवस भी है, उसको भी शुभकामना देता हूँ। तथा इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्त्रोत्र हमारे जीजाजी श्री घनश्याम जी सोमानी, स्वर्गीय श्री घनश्याम जी सोमानी तथा स्वर्गीय श्री हरिनिवास जी राठी। घनश्याम जी सोमानी तो मेडिकल क्षेत्र में बहुत काम करते थे, वो डॉक्टर नहीं थे, फिर भी आधे लोग उनको डॉक्टर ही समझते थे। उसके बाद हरिनिवास जी काका जी हमारे रहने में इतने टिप टॉप और सदा एकदम पंक्चुअल टाइम के, उन दोनों को मैं अपनी तहसील की ओर से ये श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करके कार्यक्रम उमेश की ओर बढ़ाता हूँ। जय श्री, जय महेश। हेलो हेलो, पुनः हेलो सबका प्रकट करता हूँ। हाँ उमेश। धन्यवाद ललित सोमानी, धन्यवाद बालकिशन जी टुवानी, धन्यवाद कमल किशोर जी राठी, धन्यवाद, स्पेशली धन्यवाद टू डॉक्टर वरुण सर और मेरे पालक शिक्षक संघ के साथी मनीषा मैडम, उनको भी मैं धन्यवाद, और पालक शिक्षक संघ के राजेंद्र जी निवाकर, अजीत पाटिल सर, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है। और आपका आगे भी हमारा सहयोग रहेगा। वरुण सर, स्पेशली आप अभी पैनल पे हो, मनीषा आप पैनल पे हो, आप किसी को कोई सवाल पूछना है तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर मेरा शेयर किया है, उस पर आप अपना सवाल डालिए, डॉक्टर पैनल आपको उसका जवाब देंगे, उसी व्हाट्सएप पे आपको जवाब मिल जाएगा। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करते हुए इसके आज के आयोजन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।